हाय एवरीवन। बच्चों, इससे पहले हमने नेशनल इनकम चैप्टर ख़त्म किया है। वो एक यूनिट है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी आपकी नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दैट इज़ योर सेकेंड यूनिट, जो एक मेजर बड़ी वाली है। ओके, इस यूनिट के अंदर हमें डिफरेंट टॉपिक्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस यूनिट को, जिसका पहला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो होगा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर? व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड? अब जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, तब वो जो डिमांड थी, वो जो सप्लाई थी, वो हमने माइक्रो लेवल पे पढ़ा था। दैट वाज अबाउट इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, उसका मतलब होता है हम एज एन इकोनॉमी होल इकोनॉमी को, मतलब बेसिकली आप लेके चल रहे हैं कि टोटल इकोनॉमी में कितनी डिमांड है। दैट इज़ योर एग्रीगेट डिमांड। इट इज़ नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट इज़ अबाउट होल इकोनॉमी, राइट? तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स is aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period. इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड जो है, डिमांड का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, मीन्स वी आर रेडी टू स्पेंड मनी फॉर दैट। ठीक है, तो इट इज़ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये इसलिए एग्रीगेट खर्चा है, टोटल खर्चा है, दैट डिफरेंट सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में वी हैव 4 सेक्टर्स। ठीक है, पहला होता है आपका हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये 4 सेक्टर्स में हम अपनी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। तो इन चारों सेक्टर्स का टोटल मिला के जो खर्चा है या टोटल डिमांड जो वो कर रहे हैं, ठीक है, आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पीरियड, ईयर को, जैसे ईयर को लेके चल रहे हैं, उस गिवन टाइम में ये चारों सेक्टर्स की टोटल कितनी खर्चा करने के लिए दे आर विलिंग खर्चा, दैट इज़ योर एग्रीगेट डिमांड। सो वी कैन से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, राइट? और ये जो एक्सपेंडिचर होता है, दिस इज़ प्लान नॉट एक्चुअल। मतलब हम आने वाले टाइम के लिए वी आर प्लानिंग कि भाई इतना खर्चा होगा इस ईयर के अंदर या इस टाइम पीरियड के अंदर। तो दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर। सो वी कैन से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, राइट? नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली हम डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं। यही इसकी कंपोनेंट्स हैं। इन सब की अगर हम डिमांड देखें या इन सब के खर्चे जो देखें जो हो रहे हैं, वही हमारी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट होता है एक हाउस होल्ड सेक्टर। हमारा हाउस होल्ड क्या करते हैं, उनका जो खर्चा, जैसे हम लोग हैं, हम हाउस होल्ड का पार्ट होंगे, तो इसको बोलेंगे प्राइवेट यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी टोटल हाउस होल्ड का कितना खर्चा है उस पीरियड में। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हाउस होल्ड्स कितना खर्चा कर रहे हैं, तो पहला कंपोनेंट ये हो जाता है, एंड वी विल डिनोट दिस विद सी, राइट? सेकेंड आपका आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स, जैसे हाउस होल्ड हमने देख लिया सेक्टर, सेकेंड सेक्टर होता है फर्म। फर्म क्या करती है, फर्म जो भी खर्चा करेगी उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको मशीन लेनी है, बिल्डिंग चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, उन सब पे खर्चा कर रही है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, एंड वी विल डिनोट दिस विद आई। इन्वेस्टमेंट को हम आई से डिनोट करते हैं। नंबर 3 कौन सा सेक्टर है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट तो मोस्टली पब्लिक की नीड्स पे या वेलफेयर पे खर्च कर रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, तो वो इसके अंदर आता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स मीन्स, जैसे डिफेंस का खर्चा हो गया, हेल्थ का या लॉ, एजुकेशन, ये सब कंज्यूमर गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स रोड्स बनाने के लिए या हाईवेज बनाने के लिए जो भी खर्चा कर रही है, वो इसके टू सेटिस्फाई इकोनॉमी नीड्स, वो सब गवर्नमेंट के खर्चे के अंदर आ गया। एंड फोर्थ लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो खर्चा है, उसको हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट।
तो नेट एक्सपोर्ट आप याद रखेंगे x माइनस एम, आपने नेशनल इनकम में भी पढ़ा है। एक्सपोर्ट होता है डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो डिमांड है दैट इज़ x एक्सपोर्ट। उसमें से अगर हम माइनस कर दें हमारे रेजिडेंट की डिमांड फॉर एब्रॉड गुड्स तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर्स की जो डिमांड हमने या खर्चे का जो टोटल कर लिया है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड हो जाती है, यानी कि हाउस होल्ड का खर्चा प्लस फॉर्म का खर्चा प्लस गवर्नमेंट का या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सबको अगर ऐड कर ले तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बन जाता है एंड दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट में क्या है, एग्रीगेट डिमांड को हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, हमने 4 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि उनका जो एक्सपेंडिचर है वो मिला के एग्रीगेट डिमांड होता है, बट हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम में आपने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, तो हम सिर्फ फर्म और एक हाउस होल्ड को लेकर चलते हैं। तो हम सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर होता है उसे सी से डिनोट करते हैं, और जो फर्म का होता है उसे आई। तो ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, वी विल नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो हमारा इसलिए फॉर्मूला जो बन जाता है एडी का, कंपोनेंट्स में आप चारों लिखेंगे कि एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। बट अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए या एडी क्या होता है दिखाना है ग्राफ में, तो दैट विल बी सी प्लस आई, क्योंकि आप सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी लेके चल रहे हैं। ठीक है, एडी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इनकम पे। इनकम बढ़ेगी तो हम खर्चा करने के लिए भी ज़्यादा सोचेंगे, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। सो देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। एज इनकम इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। जैसे वो अगर इनकम कम हो जाती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि इसका आपको कर्व अगर बनाना है, इसको शो करना है तो कैसा होता है। तो आप देखिए, पहले एक टेबल हम शेड्यूल से देख लेते हैं। ये आपने एक बनाया, यहाँ पे 0 y एंड इधर इनकम लिखेंगे, यहाँ एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं इसके अंदर कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जैसे C प्लस आई होता है एग्रीगेट डिमांड, तो जो I है इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं कि ये हमारा फिक्स्ड है, मतलब इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने शेड्यूल में 20 लेके चले तो हम इन्वेस्टमेंट को 20 ही माना है कि हर बार हमने ये सब चीज़ें आप करोड्स में मान लीजिए कि 20 20 20 चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जब कोई चीज़, तो हम ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे हम बोले ना एग्रीगेट डिमांड इज़ डिपेंडेंट ऑन इनकम, तो हम इसे मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स्ड है, हर साल हम या हर बार हम उतना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं कर रहे कि हमारी इनकम बढ़ी तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या कम हो गई तो कम इन्वेस्टमेंट। नो, दैट विल बी सेम एंड कॉन्स्टेंट, सो इट विल बी 20। ठीक है, अब आप मान लो आपकी इनकम है 0। ठीक, 0 इनकम है तो आप सोचो अगर हमारे घर में 0 इनकम है, कुछ नहीं है, तो क्या हम कंजम्पशन भी ख़त्म कर देंगे? क्या हम कुछ खर्चा नहीं करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक ऐसे हमारे खर्चे होते हैं जो हमें करने ही पड़ेंगे, जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा 40। क्लियर, कि हमारी इनकम 0 है तब भी हमें कुछ तो खर्चा करना पड़ रहा है, वो हमारा 40 हो गया। ये खर्चा हम कहाँ से कर रहे हैं? हम अपनी पुरानी सेविंग में से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस सेविंग भी बोलते हैं, अगर हम अपनी पुरानी सेविंग को यूज़ करके कोई खर्चा कर रहे हैं तो कंजम्पशन हमारा 40, इन्वेस्टमेंट हमारा 20, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई? क्योंकि AD इज़ इक्वल्स टू C प्लस आई, तो 60 हो गई। ठीक है, मान लो आपकी इनकम 100 हो गई, इनकम आपकी 100 है, कंजम्पशन भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंज्यूम भी ज़्यादा करोगे, तो कंजम्पशन बढ़ गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हम 20 लेके चल रहे हैं, तो C प्लस आई, इन सबको ऐड करते रहो तो आपका 140 आ गया। ऐसे 200 इनकम हुई तो कंजम्पशन आपका फिर आपका बढ़ गया टू 200। अब आपका 200 ये हो गया तो ये 220 हो गया। तो इस तरह ये टेबल आपकी चलती रहेगी। क्लियर हो गया? तब आप देखोगे कि आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे पहले 0 पे 40 था, 100 पे 120 था, आप देखोगे आगे जाके उस प्रोपोर्शन से कंजम्पशन आपका नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम एक लेवल तक जब हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं उसके बाद हम थोड़ा सा सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन जो है वो इक्वल नहीं रहता, ये थोड़ा सा स्लाइटली डाउन जाना शुरू हो जाता है।
कम नहीं होगा, बट उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा जितने प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा एडी का हम इस हिसाब से बनाते हैं। तो मैं आपको उसका कर्व दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे 0 है। अब ये मानेंगे कि ये हमारा यहाँ से इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। इनकम हमारी कितनी भी हो, इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब आती है इन्वेस्टमेंट हमने बना लिया। अब हम कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन हमारा ऐसा है, जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा जैसे जैसे इनकम बढ़ रही उतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा इस टाइप से इसका जा रहा है ग्राफ। ठीक है, तो अब ये जो कंजम्पशन है 0 पे भी हमारा कंजम्पशन इतना तो था, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ सी का कर्व 0 पे, क्योंकि हम 40 पे थे। तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ कंजम्पशन, हमारा यहाँ एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा चाहे इनकम 0 भी हो तो भी हम कुछ लेवल का कंजम्पशन करते ही हैं, और इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं ये हमारा सी बार है कि हम 0 पे भी इतना कंजम्पशन कर रहे थे। दिस इज़ योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वर्ड आप याद रखेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, और अब अगर आप हमारा एडी क्या होता है, सी प्लस आई। तो सी को जितना ग्राफ हमारा सी का है और आई का है, इनको ऐड करते हैं अगर हम, तो हमारा बन जाता है एडी। ठीक है, तो एडी हमारा हमने बना दिया। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये हमारा सी है, इतना हम आई को भी लेके चल रहे हैं इसमें, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आप। ठीक है, बिकॉज दिस इज सी प्लस आई, तो टोटल यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया एडी का। अब नेक्स्ट आता है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एडी कर्व के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, वो आपको क्लियर है। देयर इज़ पॉजिटिव कंजम्पशन इवन इनकम इज़ 0। जब आपकी इनकम 0 भी है तो भी आपका कंजम्पशन जो है पॉजिटिव है। जैसे हमने पहले देखा है कि अगर हमारी इनकम 0 है तो हमारा कंजम्पशन 40 है। ये सेकेंड इसकी पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है OS, जहाँ से हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होता है उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। कि आपकी इनकम 0 है तब भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो किसी चीज़ को, कंजम्पशन है आपका, दैट इज़ योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। राइट? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व अपवर्ड, हमेशा वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, एंड ऑफ कोर्स उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ता जितना प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ रही है, बट वो अपवर्ड होता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे हमने देखा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। राइट? तो ये हम एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ कांस्टेंट। एडी स्टार्ट टी से होता है क्योंकि जितना OS था और OR हमने सी प्लस आई को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा एडी का स्टार्टिंग पॉइंट निकल गया। एंड स्लोप ऑफ एडी इज़ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है ही क्योंकि वो इनकम से अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसकी ही बेस पे बच्चे आपके CUET में या एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मेन CUET में आपका MCQ आएगा, तो इसी में से आप एक बार अच्छे से समझ के इसके बेस के MCQ करें, और मैं ट्राई करूँगी कि MCQ के लिए इस टॉपिक के लिए अलग से एक वीडियो बनाने का। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।